मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल विषय को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है भूगोल, उसका खंड ब भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था, कक्षा 12 अध्याय 14 भारत जनसंख्या संरचना। ठीक है, तो आज जो है हमने कल की क्लास में हमने लिंगानुपात को अच्छे से समझा, पढ़ा और जाना उसके विषय में। और अगला जो हमारा टॉपिक रहता है वह है हमारा भाषाई वर्ग। भाषाई वर्ग को आज हम समझेंगे। जनसंख्या के जब हम इसका चैप्टर हमने शुरू किया, तब हम शुरू से ही 13 चैप्टर से ही हम जनसंख्या के विषय में बात करते आ रहे हैं। अब उसी जनसंख्या का भाषाई वर्ग से क्या रिलेशन रहता है, क्या किस प्रकार से रिलेट करता है, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। अब चलो भाषाई वर्ग को देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाओं को प्रधानता देते हुए विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। इससे विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं के भौगोलिक वितरण को एक नया प्रारूप मिला है। भारत एक भाषाई विविधता का देश है। विदेशी विद्वान ग्रियर्सन के अनुसार देश में 1903 से 1928 तक हुए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 197 भाषाएं एवं 544 के लगभग बोलियां बोली जाती थी। ठीक है, ये 1903 से 1928 तक के सर्वे के अनुसार है। जो कि हमारा टॉपिक भाषाई वर्ग का है, तो भाषाई वर्ग से रिलेटेड है। कब ये स्टार्ट हुई, कितनी थी और कितनी अभी है। ठीक है, तो 1961 में भारतीय जनगणना विभाग ने इसको कितना बताया है, 1018 विभिन्न भाषाओं व बोलियों के बारे में पता लगाया था। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। ठीक है, हमारे संविधान में जो कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का जो है उल्लेख है। अब भारतीय भाषाएं जो हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी भारत के अलग अलग स्टेट में बोली जाती हैं, तो इन बोली व उत्पत्ति का आधार क्या है, तो इनको हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है, 4 वर्गों में बांटा है। क्या क्या है? पहला है आपका इंडो यूरोपियन, दूसरा है द्राविडियन, तीसरा है साइनो तिब्बतन, चौथा है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, आगे देखो। देश की 98% भाषाएं प्रथम 2 समूह से संबंध रखती हैं। समय के साथ साथ इन सभी भाषाओं के सापेक्षिक महत्व में परिवर्तन होता रहा है। 9वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा को प्रशासकीय भाषा का पद प्राप्त था, परंतु आज यह भाषा उत्तर भारत में तो न के बराबर व्यवहार में आती हैं। यद्यपि यह सत्य है कि संस्कृत ही सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। मुस्लिम काल में उर्दू एवं फारसी भाषाओं को महत्व प्राप्त हुआ है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में फारसी एवं उर्दू भाषा के स्थान पर सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भारत की लोकप्रिय भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में देश के अधिकांश भागों में बोली एवं समझी जाती हैं। विश्व में अंग्रेजी व चीनी मंदरित भाषा के बाद हिंदी तीसरी भाषा है, जो 337.3 मिलियन जनसंख्या की भाषा है। देश की अन्य प्रमुख भाषाओं में बंगाली 88.3%, तेलुगु 7.87%, मराठी 7.45%। इस तरीके से जो अलग अलग परसेंट दे रखे हैं, और इसमें से सर्वाधिक जो है भाषा बोली जाती है वह हिंदी ही है। ठीक है, देश के अन्य प्रमुख भाषाओं में कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, असमी, पंजाबी जनसंख्या की भाषा है। ये हम सभी जानते हैं। भारत के हर एक स्टेट में जाते ही उनकी भाषा जो है भिन्नता देखने को मिलती है। स्टेट क्या, हम तो एक गांव से दूसरे गांव पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको भाषा की विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। और हमारे राजस्थान में अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान में भी आपको हर एक ज़िले की अलग भाषा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखो। देश में 1% से भी जनसंख्या वाली भाषाओं में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, कश्मीरी, संस्कृत व नेपाली हैं। 1% लोग जो हैं ये वाली भाषाएं बोलते हैं। भाषाओं की प्रधानता के आधार पर गठित राज्यों में हालांकि एक प्रमुख भाषा की जनसंख्या की बहुलता है। ये आप ये भी देख सकते हैं कि जब अलग अलग राज्यों का जो है गठन हुआ है, तो वो गठन भी हम देखेंगे ना, तो भाषाओं के आधार पर हुआ है। जहाँ पर राजस्थानी बोली जा रही है वो राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया। पंजाब की भाषा बोलने वाले, पंजाबी भाषा बोलने वाले पंजाब का अलग क्षेत्र हो गया। यानी कि अगर जब इनका गठन हुआ था राज्यों का, तो एक आधार जो है भाषा का आधार भी रखा कि कितना प्रतिशत लोग हैं जो इस भाषा को बोल रहे हैं, और उस अधिकांश जनसंख्या वाली भाषा को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये भाषा बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है राज्यों के गठन में। जब देश का विभाजन हो रहा था, देश में अलग अलग राज्यों का गठन हो रहा था, तब एक भाषा भी अपनी जो है अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाती थी, उस समय निभाई थी उसने। जो भाषा के आधार पर है अलग अलग स्टेट का जो है वर्गीकरण देखने को मिला हमें।
लेकिन उन राज्यों में भी अन्य भाषाओं के लोग अपनी प्रभावी उपस्थिति रखते हैं। केरल में तमिल, कुछ लोग अभी भी ऐसे देखने को मिलेंगे, केरल में तमिल बोल रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में तेलुगु बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी उर्दू बोलने वाले मिल जाएंगे आपको। तो राज्य में अन्य भाषाओं के लोग भी उल्लेखनीय उपस्थित रखते हैं, लेकिन अधिकांश जो भाषा के लोग होंगे वो क्षेत्रवासी होंगे। वर्तमान में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को सरकारी कार्यों में विशेष महत्व दिया गया है। ये आप सभी जानते हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का कितना महत्व बढ़ा है। हिंदी आभाषी राज्यों के लिए, विशेषकर दक्षिणी भारत में, अंग्रेजी अपना विशेष महत्व रखती है। भाषा किसी भी नरजातीय समूह की पहचान का प्रमुख संकेतक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी जो है 48.69 करोड़ लोग 40.22% की मातृभाषा है। प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को 12 भाषाई प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा इसका भाषाई वर्ग। आगे जो है हमारी धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना में देखो, भारतीय जनजीवन और जनसंख्या की प्रमुख विशेषता धार्मिक संरचना का होना है। इसका समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव दिखाई देता है। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म इसी भूमि पर विकसित और पल्लवित होकर विश्व के विभिन्न देशों में फैले हैं। आज भी भारत में सबसे प्रमुख धर्म हिंदू है, जिनका जन्म वैदिक काल से पूर्व माना जाता है। ये जो इस चैप्टर में अभी जो चीज़ चल रही हैं वो इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं रखती हैं, क्योंकि इनके बारे में आपको पता है, ठीक है। और जैसा कि इसमें जो ये वर्ग बताए गए हैं, द्राविडियन, साइंटिफिक, एस्ट्रो एशियाटिक, जो आपका खंड अ है, जो पार्ट अ है आपका ज्योग्राफी का, उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। धार्मिक संरचना में ऐसा है कि कितना सर्वाधिक, और ये सभी जानते हो कि भाषा में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। हम धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म सर्वाधिक है, ठीक है। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसके कारण जनसंख्या को बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। उसका प्रभाव यही जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर भी पड़ा है, ठीक है। विभाजन से पहले इस उपमहाद्वीप में कुल जनसंख्या 66.5% हिंदू, 23.7% मुस्लिम जनसंख्या थी। विभाजन के बाद जो इनका अनुपात चेंज हो गया है। तो ये जो है विभाजन भी जो है धार्मिक जो धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन पर भी जो है असर पड़ा था, इन पर भी जो है प्रभाव हुआ था। इस धार्मिक संरचना पर जो प्रभाव देखने को मिला हमें, जो है आपका विभाजन, ये जो हुआ था आपका भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, ठीक है। आपको कुछ जो है भारत में वर्ष, ये एक आपकी इंडेक्स दे रखी है, इसको थोड़ा एनालाइज करना है। बस ये देखना है सर्वाधिक और निम्न कौन से वर्ष में कितना था, बस इसको एनालाइज करना है। सर्वाधिक और न्यूनतम वाली चीज़ देखनी है आपको, जो मैं आपको पहले भी जो क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो भाषा हिंदू धर्मावलंबी है। देश में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है। बस आपको डेटा इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको। इसमें भाषा में और धार्मिक संरचना में किसी भी प्रकार का आपको डेटा जो है वो लर्न नहीं करना है। बस आपको कितनी भाषाएं वो लर्न करना है और किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है इसका पता होना चाहिए आपको, और कौन से क्षेत्र में कौन सा धर्म है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में तथा मिज़ोरम में हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगर हम और फिर आगे जो है मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक केंद्रण है आपका लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर सर्वाधिक जो है ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके। इनको जो है थोड़ा आप अंडरलाइन कर लेना कि हिमाचल प्रदेश में तो हिंदू जनसंख्या, ठीक है, मुस्लिम जो है लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, और सबसे कम जो प्रतिशत है इसका मिज़ोरम में है। तो सर्वाधिक, न्यूनतम, इस तरह का आप ध्यान रखना। आगे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का निवास है। पश्चिमी बंगाल और बिहार का स्थान आता है। आज जो है हमने हिंदू धर्म, भाषाई वर्ग और धार्मिक संरचना को पढ़ा। कल की क्लास में हम प्रजातीय संगठन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मुझे एक बार कमेंट करके आप कमेंट करके बता देना जिससे क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे हैं, जिनको करवाने हैं, ठीक है। तो मैं एक और वीडियो जो है आपके क्वेश्चन आंसर का बनवा दूँगी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने आ रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो, और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं 13 चैप्टर और 14 चैप्टर के, वो भी जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बता दिए जाएंगे। और अभी जिसके 13 चैप्टर के नहीं हो रहे हैं वो मुझे एक बार ही बता देना कि उनसे अभी तक नहीं हुए, तो हम 14 चैप्टर के आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट चैप्टर, जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तब देखेंगे। अभी 13 चैप्टर का पूछ रही हूँ मैं, तो उसके बारे में मुझे आप बता देना जिनसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम प्रजातीय संगठन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको ये पढ़ना है, समझना है, और कल जो है हमारी नेक्स्ट क्लास होगी प्रजातीय संगठन के साथ में। थैंक यू।